भाई साहब ये नोटबंदी में बंद हुए नोट है, लेकिन बहुत सम्मान किया आपने भाई, जोरदार तालियां होनी चाहिए अपने समाज के धन्यवाद धन्यवाद। सितारे के लिए। इतने सारे कवि आपने बुला लिए, 10-11 कवि, और एक एक कवि एक एक घंटे पढ़ने वाला। भाई साहब खिचड़ी जी ने महाभारत की बात करी, मेरे को लगा तीर पे लेट के जाएंगे आखिरी में, और वो गए आखिरी में बैठे हुए। एक बार कैसेट शुरू हो जाए तो वीर सिंह की रोकनी मुश्किल होती है। तमाम विघ्न आ रहे थे, माइक भी काम नहीं कर रहा, कभी ये काम नहीं कर रहा, लेकिन वो लगे रहे। एक एक कवि एक एक घंटे पढ़ने लायक है, लेकिन मैं बिल्कुल 1 घंटे नहीं पढ़ूंगा, मैं केवल 55 मिनट करूंगा, ज्यादा। बहुत बढ़िया, ये उम्र है भाई, वाह वाह। आज का टेंशन का माहौल चल रहा है, इतनी टेंशन। जैसे कोरोना काल से निकल के हम लोग आए हैं, उसके बाद ऐसे खुले प्रोग्राम देखना धीरे धीरे पूरे देश में हो रहे हैं, तो ये बहुत सुखद है। वरना कोरोना काल में तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, लाइव प्रोग्राम होने बंद हो गए थे, ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहे थे। फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, यूट्यूब लाइव, ऊपर कोट और नीचे निक्कर पहन के 2 साल प्रोग्राम करें। अब वो टाइम खत्म हो रहा है, धीरे धीरे असली प्रोग्रामों का आ रहा है। टेंशन है सर, बहुत टेंशन। सबसे ज्यादा टेंशन कोरोना में भाई साहब हुई तो मुझे हुई सबसे ज्यादा टेंशन, क्योंकि कोरोना में अंग्रेजी बहुत आ गई। सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, इतनी अंग्रेजी आ गई भाई साहब। एक आदमी रोज मेरे घर आया, बोला 1 घंटी बजाई, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं? अगले दिन फिर आया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। अगले दिन फिर आ गया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर है क्या? मैंने कहा मैं कहां से लाऊं? बोला नहीं, आपके घर के बाहर लिखा हुआ सैनी। मैं कहा सैनी देख के सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा है मैं चड्डा नहीं हूं। ये छोटी छोटी टेंशन है। हमारी प्रीति जी ने बहुत शानदार कविताएं सुनाई, पूरी जोश में सुनाई, पूरी ऊर्जा के साथ सुनाई, मजा आ गया, सुन के आनंद आ गया। ये है वीर रस। अच्छा अजय, हम हास्य वाले अगर वीर रस भी करें तो हमें जरूर, हम वीर रस भी हास्य नहीं करते। एक बार मुझे किसी ने बोला था भाई साहब देशभक्ति की कविताएं लिखनी है कश्मीर के ऊपर, जब धारा 370 हटी, तो मैंने कहा मैं लिख दूंगा, लेकिन उसमें हास्य होगा। बोले कैसे भी काम होना चाहिए। तो मैंने 2 पंक्तियां मैंने भी लिखी थी, मेरा थोड़ा जोश जागा, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। मैंने भी पंक्ति लिखी, जिनको समझ में आ जाए मुझे एक बार खोल देना तालियों से, उसके बाद फिर मैं अपनी परफॉर्मेंस दूंगा। मैंने भी लिखी, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, ये फिल्म का डायलॉग था। आधा डायलॉग आधी मैंने लिखी भाई साहब। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे मांगते रहो। मांगते रहो, हमने कौन सा देना है? और अभी 10-20 साल तो बिल्कुल भी नहीं देना, उसके बाद का पता नहीं क्या होगा। ये टेंशन है सर। लेकिन मैं आप सबको बताऊं, मैं दिल्ली से आया हूं, और मेरे पिताजी का जन्म आपके सोनीपत जिले में झरोट गांव में हुआ है, तो मेरा यहाँ से अपना नाता ही है बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात है। दिल्ली में मेरी पैदाइश है, मैं वीर सिंह की दिल्ली से आया हूं, और पूरी दुनिया में कितनी भी टेंशन हो जाए, मैं दिल्ली के बाहर, देश के बाहर 12 देशों में गया हूं। तमाम चैनल्स में लगातार मैं अपनी प्रस्तुति देता हूं, मैं सबको जाके बताता हूं देश में कितनी टेंशन हो जाए, पूरी दुनिया में कितनी टेंशन हो जाए, हमारा दिल्ली वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। भाई साहब मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि किसी पार्टी का मुझसे ही नहीं। हमारे केजरीवाल जी का 5 साल से भाई साहब एक ही काम चल रहा है, 7 सालों से उनका एक ही काम है। सुबह सुबह उठो, नहा धोके शीशे के सामने जाकर डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा इसको। एक बार दिल्ली पुलिस दे दो, इसको ठीक कर दूंगा। एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। क्या बात है। अभी देखो देश में कोरोना खत्म हो रहा है, हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, स्वास्थ्य कर्मियों ने मेहनत की, डॉक्टर्स ने मेहनत की, तब जाके बीमारी खत्म हो रही है। हमारे केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली से डेंगू खत्म कर दिया। पता है कैसे खत्म किया? बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए 200-200 फीट के, उन्होंने उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। भाई साहब डेंगू दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर रहा। ये मोहल्ला बहुत खुश है। एक बार इन सब के लिए युवा साथी मेरे भाई जितने बैठे इनके लिए ताली होनी चाहिए। सबसे ज्यादा एक्टिव ये है, और बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अगर देश का युवा रात के 10-11 बजे तक कविता सुनेगा तो मुझे लगता है राष्ट्र निर्माण में ज्यादा अच्छी हमें मिलेगी। वरना तो आजकल देश का युवा कहां लगा हुआ है आपको पता ही है। वीर सिंह की बहुत बुरी हालत है। मैं तो आजकल लड़के लड़कियों से दूर चलता हूं, पता नहीं किसके अंदर कब इंस्टाग्राम आ जाए। अच्छा वाला खड़ा हुआ आदमी नाचना शुरू कर देता, बोला मेरी रील बन रही है, वो देख कैमरा में। रेलवे स्टेशन पे नाच रहे हैं, बस अड्डे पे नाच रहे हैं, रील बना रहे हैं, फिर कह रहे हैं पूरा देश टेंशन में। पूरा देश नाच रहा है और कह रहे हैं देश टेंशन में चल रहा है।
ये क्या है, टेंशन है, सब जगह टेंशन हमारा। अब देखो हमारी इतनी मातृशक्ति यहाँ मौजूद है, माताएं बहनें रात के इतने बजे तक भी खुल के इतना एक उत्सव को मना रही हैं। ये हरियाणा में हो सकता है सर, हरियाणा की महिलाएं ही इतनी खुल के हंस सकती हैं। मेरी माँ भी खूब खुल के हंसती है, दिल्ली की लेडीज नहीं हंसती वीर सिंह जितनी खुल के। उनको मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी। ये कहा था हरियाणा में होता। तो मैं तो सर एक बार ट्रेन आप देखो, तो क्या अपनी उम्र कोई ठीक नहीं बताती, कोई अपनी एज कभी ठीक नहीं बताएगी भाई साहब, कोई नहीं बताएगी। किसी से पूछ लो आप, वीर सिंह जी आपकी वाली हमारी भाभी ने भी नहीं बताई होगी, बता रहा हूं मैं आपको, नहीं बताई होगी। कईयों को तो मरने के बाद संदूक में जब पुराना सर्टिफिकेट मिलता तब पता लगता 10 साल बड़ी थी। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, एक बार बीच वाली बर्थ में बैठा था, ऊपर वाले पे 70-80 साल की, नीचे वाली पे 30-35 साल की, बीच में मैं। नीचे वाली ने ऊपर वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाले बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला चिदम्बरम ने भी नहीं किया। अब 70-80 वाले ने 30-35 वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? बोली होगी 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया, बोली क्या करूं? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। ये हमारा सोनू भाई बैठे हैं, ये पहले हमारे दिल्ली में बिल्कुल हमारे पड़ोसी थे, अब आपके इसी क्षेत्र में, इसी रोड पे इनका घर है। सोनू भाई मैं सही बताऊं, अच्छा मेरी तो अभी हुई नहीं है शादी, लेकिन मुझे पता है शादी के बाद क्या होता है। शादी होती है, पत्नी अपने पति को बुलाते हैं, जरा भाई, वो बेचारा ऐसे जाता है जैसे चुनाव हारने के बाद नेता अपने ऑफिस में जाता है। ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इससे बात करना बंद कर, वो उससे बात करना बंद कर देता है। फिर एक दिन बुलाते हैं, कल से IPL पे छट्टा लगाना बंद कर, शराब पीना बंद कर, ये खाना बंद कर, वो पीना बंद कर। जब वो सब कुछ छोड़ के बिल्कुल सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होकर बोलती हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। वो बेचारा पहले जैसा कहां से रहा, सॉफ्टवेयर तो पहले फॉर्मेट हो गया उसका। ये क्या है? चाय वाले को कुछ नहीं कहना चाहिए, चाय वाले को जिसने भी कुछ कुछ कहा है उनकी हालत देख लो। मुझे चाय का दुख नहीं है, दुख ये है कि मेरे खड़े होने के बाद आई है और मेरे बैठने तक ठंडी भी हो जाएगी, क्योंकि आपके राष्ट्रपति बनने के चांस है। राष्ट्रपति तो केजरीवाल बनेगा, मैं क्या बनूंगा? ये है सर टेंशन। आजकल सबसे ज्यादा टेंशन हमारे पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है, खाली भारत में नहीं चल रही। रशिया की और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, 5 महीने हो गए सर, 5-6 महीने हो गए, उनकी लड़ाई नहीं रुक रही। अभी महेंद्र शर्मा जी मुझसे बोल रहे थे, रशिया को समझाओ इनको क्या करना चाहिए। यूक्रेन के ऊपर तोप पे तोप मारे जा रहा है, बारूद पे बारूद मारे जा रहा है, परमाणु बम की धमकी तक दे रहा है। यूक्रेन बेचारा क्या करे? हमारे तो दोनों दोस्त है भारत के, यूक्रेन भी दोस्त है, रशिया भी दोस्त है। मैंने कहा कुछ नहीं करना, यूक्रेन का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। बोले क्या करना चाहिए? मैंने कहा यूक्रेन को अपने तोप के अंदर पतंजलि का शैम्पू डाल के फायर कर देना चाहिए। बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा रूसी भाग जाएगी। लड़ाई तो रूसी से है, रूसी भाग जाएगी। ये टेंशन है। लेकिन वीर सिंह जी सबसे ज्यादा टेंशन हमारे देश में अगर किसी ने दी है तो वो नेताओं ने दी है, किसी पार्टी के हो। मेरा किसी को नेता तो नहीं बैठे, होते भी तो मेरा क्या बिगाड़ लेते। सबसे ज्यादा टेंशन नेताओं में। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से सारी पॉलिटिक्स चलती है, हम तो दिल्ली में नेताओं में घिरे हुए हैं। दिल्ली में भाई साहब, अच्छा एक बार मुझे याद है सर, 400-500 नेता थे, बड़ा काफिला जा रहा था, पता नहीं कौन सी पार्टी के थे, गाड़ियों में भर भर के नेता जा रहे थे, सबकी गाड़ी आपस में टकरा के सारे चल बसे। गांव का प्रधान निकल के आया, हिंदू का अंतिम संस्कार किया, मुस्लिम को दफन किया। सुबह पुलिस आई, गांव के प्रधान को बुलाया, बोला तूने सारे नेताओं को निपटा दिया, तो जिंदा तो नहीं था? गांव का प्रधान बोला जी एक तो बोल भी रहा था मैं जिंदा हूं। हमने सोची साला झूठ बोल रहा हूं। ये नेताओं ने टेंशन दे रखी है। और पिछले कुछ सालों में टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी जो पहचान बनी वो ये बनी कि मैं देश के सारे नेताओं की मिमिक्री करता हूँ। आप में से कुछ लोगों ने सुनी होगी, जिन्होंने नहीं सुनी होगी वो आज सुनेंगे। और मैं बहुत मन से करूंगा, आपके बीच में पहली बार आया हूं तो मुझे ऐसा ना लगे कि मैं पहली बार आया हूं। जितने मन से आप लोग सुनेंगे मैं डबल एनर्जी लगाऊंगा। माइक अब काफी ठीक हो गया है, माइक बिल्कुल ठीक है, छेड़ना मत उसको बिल्कुल भी, क्योंकि माइक गड़बड़ हो जाए तो भाई साहब दिक्कत होती है। मोदी की निकालो, देवगौड़ा की निकल जाती है आवाज। एक से बढ़ के एक नेता है सर हमारे देश में, सबका भाषण देने का अपना अपना अंदाज होता है। मेरी बहुत वीडियोस आपने देखी होंगी नेताओं की। एक नेता है लालू प्रसाद यादव, लालू जी से शुरू आप सब जानते होंगे, बिहार के नेता है, सबसे ईमानदार नेता है। उनके जितना ईमानदार आदमी इस पूरे ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ। देखो जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे। लालू जी का भाषण सुनना, मैं सारे नेताओं का आपको भाषण सुनाऊंगा, जिस जिस नेताओं को आप जानते हो उन सबका अंदाज बताऊंगा कैसा होता है, और उसमें कविता भी होगी, आनंद लेना पूरा। एक नेता है बिहार में लालू यादव, एक बार भाषण दे रहे थे, 1 घंटे भाषण दिया, सामने ऐसे इंटेलिजेंट लोग बैठे थे। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़के ने 1 लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसी माइक पे आए,
नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों तब थे नरेंद्र मोदी। अच्छा दिन, कब अच्छा दिन आएगा रे, कब अच्छा दिन आएगा, कब आएगा अच्छा दिन। नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का उप मुख्यमंत्री बन गया, और कितने अच्छे दिन हो गए। एक नेता है सर नवजोत सिंह सिद्धू, है क्या थे। मैं लाफ्टर चैलेंज 3 में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था 2007 में। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था, लेकिन वो हमसे पहले शुरू हो जाते थे। और आपको पता है सिद्धू जी एक बार बोलना, आपने सिद्धू जी के भाषण सुने हैं ना, लंबे लंबे भाषण। एक बार सिद्धू जी बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। एक नया लड़का आया, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझमें वो कला है, नदियां मारे पर्वत भरने का अगर सागर। वो बंदा डर के बोला कि माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सर एक नेता ऐसे ढूंढे पूरे देश में रिसर्च करके, जिनका भाषण 3 पीढ़ियां नहीं बीत पाई। मुझे समझ में नहीं आया, पिताजी को नहीं आया, दादाजी भी बिना समझे ही चले गए। मुलायम सिंह यादव किसी को नहीं आता। अच्छा मुझे तो क्या उनके बेटे को समझ में नहीं आता। अखिलेश यादव से किसी ने पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा, उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा, क्या कहा ये नहीं पता। अभी पिछले दिनों भाषण दे रहे थे सर मुलायम सिंह जी यूपी के अंदर, और पूरे भाषण में यही समझ आ रहा था राहुल ने मरवा दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। उन्होंने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, राहुल ने मरवा दिया। भाई साहब कुछ समझ में आया, थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैंने कहा आप शायद समझ में आ जाए, वो दोबारा शुरू हुआ। चली हुई हमारे लेके इतनी चली पहनी है, हमारे डाई पे लेती राहुल ने मरवा दिया। पिताजी को लिया बुला के, मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री रहे हैं वो। फिर शुरू हुए, हवा उत्तर भई चली हुई हमारे लेके इतनी चली हमारे पहनने के डाई पे इतनी हमारे राहुल ने मरवा दिया। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सबको यही मरवा दे। ये हर किसी नेता का अपना। एक तो आवाज में आपको ऐसी सुनाऊंगा जो आपने कभी किसी को। बहुत बढ़िया। आज से मेरे सगे भाई से भी प्यारा है। भाई साहब ये नोटबंदी में बंद हुए नोट है, लेकिन बहुत सम्मान किया आपने भाई। जोरदार तालियां होनी चाहिए अपने समाज के धन्यवाद चमकते सितारे के लिए। जोरदार ताली बजाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं इधर ले देखिए, हरियाणा की आन बान शान है हमारे महावीर गुड्डू जी। जितना हरियाणा का मान उन्होंने बढ़ाया है पिछले 30 वर्षों में, तो मुझे लगता है कि वो असली उसके हकदार महावीर गुड्डू जी। मैंने इसलिए वहां उसको रखी। मैं कहा था, हाँ एक दो आवाजें मैं आपको ऐसी सुनाता हूं जो आपने शायद कभी किसी कलाकार के मुंह से ना सुनी हो। एक आवाज है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। आप सबने राजनाथ सिंह जी का भाषण सुना है? सुना है सर आपने भाषण? ऐसे उनके हाथ चलते हैं ऐसे। अगर टीवी की आवाज बंद करके देखो तो लगता है मूक बधिरों के समाचार चल रहे हैं। मेरे बहुत पसंदीदा नेता है और मुझे व्यक्तिगत तौर पर वो बहुत पसंद भी करते हैं। राजनाथ सिंह जी, आपको लगे कि आपके इस दिल्ली विद्यापीठ के अंदर आ गए हो देश के रक्षा मंत्री, तो एक भी ताली खाली ना रहे, एक भी हाथ खाली ना रहे। आप उत्सव मना रहे हैं हम लोग इसको। राजनाथ सिंह जी कैसे भाषण देते हैं लोकसभा के अंदर, देखिएगा। अध्यक्ष महोदय, यहाँ तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान से हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, बात होगी तो पीओके। ऐसी एक आवाज है जो दुनिया पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज। मोदी जी का भाषण सब लोग सुनते हैं सर। मैं ओमान, दुबई, चाइना, सिंगापुर, हॉलैंड जहां भी गया मैंने देखा, वहां मुस्लिम कंट्री के भी लोग सुनते हैं, पाकिस्तान के लोग भी सुनते हैं। दुबई में तो ऑडियंस में पाकिस्तान के लोग भी बहुत सुनने आते हैं, पर वो भी मोदी जी का भाषण सुनते हैं। हालांकि उनको सुनना भी चाहिए हमसे ज्यादा, क्योंकि रात को 8 बजे कोई अनाउंसमेंट होगी तो उन्हें भी पता लगेगा। तो मोदी जी का भाषण सब लोग सुनते हैं। मैं चाइना गया था 2019 में। चाइना वालों को चाइनीज नहीं आती, उनको सॉरी चाइनीज में ही बात करते हैं, उनको अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, पर भाइयों बहनों वो भी समझते हैं। मोदी जी का भाषण बहुत पॉपुलर है। मोदी जी अगर आते हैं आपके इस दिल्ली विद्यापीठ के अंदर तो कैसे बात करते हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। माइक आपका बहुत अच्छा हो गया। मोदी जी अगर आते तो कैसे भाषण? भाइयों बहनों,
मेरे देश में और देश के उन्नत प्रदेश हरियाणा में और हरियाणा के सोनीपत में दिल्ली विद्यापीठ में शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शानदार कार्यक्रम चल रहा है। दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर प्रोग्राम में बुलाना चाहिए और इतना मोटा लिफाफा भी। मोदी जी का अपना अंदाजा। अच्छा, अभी मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं, उसके बाद मोदी जी का आपको एक बहुत ही शानदार आइटम सुनाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। अभी कश्मीर से धारा 370 हटाई गई सर, उसके 3 साल पूरे हो गए। हमारा किसी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है, कोई विरोध नहीं है, जैसा दिखता है वैसा लिखते हैं। ये सब बहुत बड़े बड़े कवि हैं, मुझे इतनी अच्छी कविताएं तो लिखनी नहीं आती, लेकिन मैंने 4 पंक्तियां लिखी क्योंकि मैं भी पढ़ता रहता हूं, इतिहास पूरा जानता हूं भारतीय राजनीति का। 1947 के बाद का पूरा इतिहास आप पढ़ लो तो इन 4 पंक्तियों में आ जाएगा। अगर कोई बोले कि कश्मीर का इतिहास बताओ तो मात्र 4 पंक्तियों में आप उनका इतिहास बता सकते हो कि धारा 370 कैसे लगी और कैसे हटी। बस कवि का अंदाज है बताने का। आपको चौथी पंक्ति में मजा आ जाए तो इस उत्सव को महोत्सव में बदलना। आप चौथी पंक्ति पे आपको लगे तो देश तो आजाद हुआ, बहुत ईमानदारी से लिखी है सर।